3 जून दिन शुक्रवार। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। कश्मीर पर गृह मंत्रालय की बैठक खत्म, क्या रुकेंगी हत्याएं? एक निर्णय लिया गया है जिसको ऑफिशियल नहीं किया गया कि 20,000 सुरक्षा कर्मचारियों को जो है यहाँ अधिकतम होंगे वो। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का 100वां दिन, कैसी स्थिति में हैं वहां के लोग? Our country is really good. Maybe it's like price that we need. और विवेचना में आज बात बागी जनरल शाबेग सिंह की। मेजर जनरल शाबेग सिंह की देखरेख में स्वर्ण मंदिर के रक्षण की योजना तैयार की गई। सभी हथियारों को जमीन से कुछ इंच की ऊंचाई पर रखा गया। सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार। बीबीसी समाचार। कानपुर के बेकनगंज इलाके में जुमे की नमाज के बाद 2 समुदाय के बीच पथराव की घटना सामने आई। इलाके में तनाव की स्थिति है। स्थानीय पुलिस ने लाठीचार्ज करके लोगों को तितर-बितर करने की कोशिश की। पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है। संदेह के आधार पर कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कानपुर की जिला अधिकारी नेहा शर्मा और जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद प्रकाश तिवारी ने मीडिया से कहा, मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं। रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का। हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं और रहा सवाल क्या हुआ, कैसे हुआ, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, बट दिस इज नॉट time to investigate the matter. This is time to bring things normal. कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए, एज ऑफ नाउ कोई सीरियस इंजरी अभी हमको रिपोर्ट नहीं हुई है और ऐसा कोई भी घायल हमें रिपोर्ट नहीं हुआ है अब तक। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारत ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट गुरुवार को जारी की थी। एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि हाल के दिनों में भारत में धार्मिक असहिष्णुता और पूजा स्थल को लेकर लोगों पर हुए हमले बढ़े हैं। भारत ने इस पर कहा है कि हम अपील करेंगे कि पहले से बनी बनाई जानकारियों और पक्षपातपूर्ण नजरिए के आधार पर किए जाने वाले मूल्यांकन से बचा जाना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने उनके देश के 20% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। यूक्रेन में लुहांस्क क्षेत्र के गवर्नर ने बीबीसी को बताया कि रूसी बल हर दिशा से सेवेरोडोनेत्स्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गवर्नर का कहना है कि यूक्रेन के सैनिक जवाबी हमले कर रहे हैं और दुश्मन को पीछे भी धकेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की नई विदेश मंत्री पेनी वोंग प्रशांत द्वीपीय देश टोंगा पहुंची। वो प्रशांत द्वीपीय क्षेत्र की यात्रा पर हैं। 10 दिनों के अंदर ये उनकी दूसरी यात्रा है। इसी क्षेत्र में कैनबेरा में चुनी गई नई सरकार ने चीन के बढ़ते दखल का विरोध किया है। वहीं सोलोमन द्वीप समूह में चीन के साथ एक सुरक्षा समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र की सुरक्षित रखने में भागीदारी निभाएगा। प्रशांत द्वीपीय देशों के कुछ नेताओं का कहना है कि वो अमेरिका और चीन के बीच राजनीतिक संघर्ष में फंसना नहीं चाहते। उनके लिए जलवायु परिवर्तन उससे ज्यादा अहम मुद्दा है। अफ्रीकी देश चाड में फूड इमरजेंसी घोषित की गई है। संकट में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद भी मांगी गई है। देश के सैन्य शासक मोहम्मद इदरीस ने एक डिक्री साइन की और कहा कि इस साल खाद्य और पोषण के स्तर में लगातार खराब हालात देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते जोखिम को रोकने के लिए मानवीय सहायता की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि चाड की 1/3 आबादी को इस साल मदद की जरूरत पड़ेगी। और तुर्की में मुद्रास्फीति 23 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। तुर्की में महंगाई में लगभग 74% की वृद्धि हुई है। अधिक ऊर्जा लागत और तुर्की मुद्रा के गिरते मूल्य की वजह से उपभोक्ता कीमतों में हर महीने लगभग 3% की वृद्धि हुई है। इस साल मुद्रा लीरा में 20% की गिरावट आई है। बढ़ती महंगाई के बावजूद तुर्की में ब्याज दरों में कटौती की गई थी। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोआन बार बार इस बात से इनकार करते रहे हैं कि मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के बीच कोई संबंध है। ये थे शाम 7:30 बजे तक के मुख्य समाचार।
स्वागत, अभिनंदन फेसबुक, यूट्यूब और तमाम पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे तमाम श्रोताओं का। ये बीबीसी हिंदी सेवा का डिजिटल बुलेटिन दिन भर है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और स्टूडियो संभाल रहे हैं तिलक राज भाटिया। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के हालात अब चिंताजनक बने हुए हैं। 2 जून को कश्मीर में 2 अलग अलग जिलों में 2 गैर कश्मीरी लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीते कई दिनों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इन हालात पर गृह मंत्रालय में आज करीब 3 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। बैठक में गृह मंत्री, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पुलिस प्रमुख, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के अलावा रॉ के चीफ, आईबी प्रमुख, सैन्य और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। साथ ही एनएसए भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर पिछले 15 दिनों के अंदर ये दूसरी बैठक हो रही है। गृह मंत्री की तरफ से ये कदम जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के बाद उठाया गया है। इसमें कश्मीरी पंडितों की हत्याएं भी शामिल हैं। इन हत्याओं के खिलाफ कश्मीरी पंडित श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीर पुलिस ने इन सभी हत्याओं के लिए चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन सवाल है कि बैठक तो हुई, मगर इतनी देर से क्यों? और अब बैठक के बाद क्या हालात पर काबू पाया जा सकेगा? यही बात मेरी सहयोगी मानसी दास ने पूछी रियाज मसरूर से, जो कि कश्मीर में बीबीसी के संवाददाता हैं। मई से अब तक 10 लोग टारगेटेड किलिंग अटेम्प्ट्स में मारे गए हैं। तो इसमें यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को दिल्ली बुलाया गया था और वहाँ पे उस बैठक पे ये निर्णय लिया गया कि जो काउंटर टेररिज्म का ग्रिड है यहाँ पिछले 30 साल से सक्रिय है, तो उसको मजीद उसको मजबूत किया जाएगा। और खास तौर से जो 3 हफ्तों में यात्रा शुरू होने वाली है, तो उससे पहले इस तरह की घटनाएं घटी हैं, उससे एक जो है आक्रोश सा फैला है, उसको भी कम किया जाएगा। और साथ ही कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं कि एक निर्णय लिया गया है जिसको ऑफिशियल नहीं किया गया कि 20,000 सुरक्षा कर्मचारियों को जो है यहाँ अधिकतम होंगे वो एडिशनल फोर्सेस, उनको यहाँ डिप्लॉय किया जाएगा यात्रा से पहले, और ये जो माइनॉरिटी किलिंग्स होती हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की खामोशी को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, जाहिर है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन चल रहा है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल जिन्हें कहना चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो अकाउंटेबल होते हैं डायरेक्टली होम मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वो इस मामले में कुछ बातें तो कह चुके हैं। एक बयान उन्होंने दिया था जब राहुल भट्ट की हत्या हुई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ जो तत्व हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो मोदी सरकार का डेवलपमेंटल एजेंडा है वो कामयाब हो। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने ये बोला था। लेकिन जहाँ तक इस सारी परिस्थिति का सवाल है, उसको डील करने के लिए अभी तक सिक्योरिटी लेवल पे काम हो रहा है। सरकार का कहना था कि कश्मीरी पंडितों को वहां बसाया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन अब स्थिति कुछ अलग लगती है। अब लगता है कि पंडित वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बोला जा रहा है कि आप यहाँ रहिए, और एक खौफ का माहौल भी है। क्या कहेंगे, हालात इस स्तर तक कैसे पहुंचे? इस तरह की घटनाएं बहुत कम घटती थी। 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो ये दावा किया गया कि बाकी चीज़ों के साथ साथ जो है कश्मीरी पंडितों का मामला भी हल हो जाएगा और वो यहाँ आएंगे। जाहिर है ये मनमोहन सिंह सरकार का जॉब पैकेज था जो उन कश्मीरी पंडितों के लिए था जो 1990 में पलायन कर गए थे। हालांकि 50,000 से ज़्यादा फैमिलीज थी वो। लेकिन जब जॉब पैकेज अनाउंस किया गया तो पिछले 10 साल के दौरान यहाँ कुल मिलाकर 4,000 ऐसे कश्मीरी पंडित आए हैं जिनको मोदी सरकार ने भी काफ़ी जो है हेल्प की है। और यहाँ पे शिविर भी कायम किए गए हैं, पक्के मकान हैं उनके लिए, अपार्टमेंट्स हैं, उसमें रहते थे। लेकिन जब ये घटनाएं पिछले साल से घटने लगी तो उसमें इन कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उनको यूज किया गया है एक पोस्टर बॉय के तौर पे, कि कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बना के पेश किया गया। तो सिर्फ ये बताया जाता है कि मिलिटेंट्स मारे जाते हैं, लेकिन किसी भी कश्मीरी पंडित को इस वक्त किसी भी सरकारी दफ्तर में, सरकारी विभाग में अपना आप जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। तो ये धीरे धीरे करके सिर्फ 2 साल में ये सारी घटनाएं घटी हैं और इससे वो सारा गुडविल जो जॉब पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित यहाँ आना शुरू हो गए थे वो बैक टू स्क्वायर वन लगता है हो गया है। और सरकार का ये सबसे बड़ा कारनामा था जो विफल होने जा रहा है, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो यहाँ है जॉब पैकेज के तहत वो वापस जाना चाहते हैं। मानसी दास बात कर रही थी रियाज मसरूर से। और अब बात रूस की कर लेते हैं, यूक्रेन की कर लेते हैं। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हुए 100 दिन हो चुके हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन उनका देश अब पहले जैसा नहीं रह गया है। शहर के शहर नष्ट हो गए हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जंग बढ़ती जा रही है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को हथियार देने की प्रक्रिया तेज करने की जरूरत है। वहीं सरकार का कहना है कि यूक्रेन का 20% हिस्सा अब रूस के नियंत्रण में जा चुका है, लेकिन बहुत से लोग इस बीच राजधानी कीव लौट रहे हैं। ऐसे में कुछ बच्चे युद्ध के दौरान पैदा हुए, कुछ परिवारों के बच्चे युद्ध के दौरान मारे गए। बीबीसी संवाददाताओं की ये रिपोर्ट भेजी ब्यूरो से ये बनी रिपोर्ट सुनिए नवीन नेगी की आवाज में। जंग से हो रही बर्बादी के बीच एक बच्चा फेदोर हमले के दूसरे ही दिन यानी 25 फरवरी को जन्म लेता है। वो नफरत और प्रेम में अंतर नहीं जानता, लेकिन यूक्रेन में ये कैसे कैसे हालात से गुजरेगा। फेदोर की माँ विक्टोरिया कहती हैं, Our country is really good and हमारा देश सच में अच्छा है और शायद ये हमारे बच्चों को जीने के लिए एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर देश देने की कीमत है। विक्टोरिया ने हॉस्पिटल के बेसमेंट में बच्चे को जन्म दिया। उस वक्त उन्हें 50 लोगों ने घेर रखा था। भले ही उनके बेटे की जिंदगी हिंसा और तबाही के बीच शुरू हुई, लेकिन वो उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हैं। I told him to appreciate and to be grateful to people. मैंने अपने बच्चे से कहा कि वो इस देश के लोगों की इज्जत करे और उनके प्रति आभारी रहे और एक यूक्रेनी होने की भावना हमेशा अपने अंदर रखे। 100 दिन पहले जब लड़ाई राजधानी कीव तक पहुंची तो इरपिन जैसे शहरों को इसका खामियाजा सबसे पहले भुगतना पड़ा। लोग अपने पालतू जानवरों को लेकर किसी भी तरह यहां से निकल जाना चाहते थे, लेकिन रूसी सेना कीव के अंदर दाखिल नहीं हो सकी। लेकिन अब भी ये बड़ा सवाल जस का तस है कि क्या वो फिर कीव के लिए वापस आएंगे। हालांकि शहर को इसका डर नहीं, वो तबाही से उबरने की कोशिश कर रहा है। कुछ परिवारों को इसमें वक्त लगेगा। सेवरोदोनेस्क शहर में लड़ते हुए जान गंवाने वाले एक यूक्रेनी सैनिक के शव को घर लाया गया। उनकी मां व्लादिस्लावा सदमे में है। बोहडन क्रिविस्की 26 साल के थे। उनके पहले नाम का मतलब है भगवान का दिया, क्योंकि उनके माँ बाप के घर कई सालों बाद किलकारी गूंजी थी। उनकी माँ कहती हैं, We have to win. There is no other way. There is no other way. हमें जीतना होगा और कोई तरीका नहीं है। हमारी जीत होगी। इस सामूहिक दुख ने इनके जज्बे को कम नहीं किया है। बोहदान के पिता माइकोला कहते हैं, हम नहीं चाहते कि आसमान, जमीन और समंदर के रास्ते बंद कर दिए जाएं। उन्हें यहाँ आने दीजिए। उन्हें हमारी जमीन पर मारना आसान होगा। हमें हथियार चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के 100 दिन और ऐसे में मदन लाल लंबोरिया लिख रहे हैं कि अभी भी समय है और रूस और यूक्रेन बातचीत के लिए आगे आएं और तत्काल प्रभाव से युद्ध बंद करें। आपका पसंदीदा डिजिटल बुलेटिन दिन भर अब नए अंदाज में। अब सिर्फ जानिए ही नहीं, ठीक से समझिए भी। इसलिए अब दिन भर यानी पूरा दिन पूरी खबर। देश दुनिया की कोई अहम खबर छूटेगी नहीं और बड़ी खबर का हर पहलू पहुंचाएंगे आप तक। Your politics is our politics. एक्सपर्ट की नजर और ग्राउंड रिपोर्ट भी होंगी शामिल। जो ओपनिंग स्टॉक है चीनी का देश में होना चाहिए 60 लाख टन। जो खबर चर्चा में है उसके आगे, पीछे और उसके भीतर की हर परत खुलेगी। होंगी खेल और मनोरंजन की खबरें और चर्चित हस्तियों से मुलाकात भी। हिंदी की ये पहली किताब है जो बुकर के लिस्ट में आ गई। समय वही शाम 7:30 बजे, सोमवार से शुक्रवार बीबीसी हिंदी के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर। और आपका पसंदीदा कार्यक्रम विवेचना शनिवार को और दुनिया जहां अब सुनिए रविवार को। तो जुड़े रहिए और सुनिए दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। तो सुनना मत भूलिएगा सोमवार से एक नए अंदाज में दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। और अब विवेचना, जो कि अब आगे से शनिवार को प्रसारित होगी, लेकिन आज शुक्रवार है और आज विवेचना सुन लेते हैं। 1971 की बांग्लादेश लड़ाई में जनरल शाबेग सिंह ने मुक्ति बाहिनी को प्रशिक्षण दिया था, लेकिन जब उन्हें उनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले नौकरी से निकाल दिया गया तो वो सरकार के खिलाफ हो गए। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय सेना के स्वर्ण मंदिर में घुसने से पहले उन्होंने ही स्वर्ण मंदिर के रक्षण की योजना बनाई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी पर रेहान फजल नजर डाल रहे हैं जनरल शाबेग सिंह के जीवन पर। ऑपरेशन ब्लू स्टार से कुछ समय पहले
स्वर्ण मंदिर में जरनैल सिंह भिंडरावाला के साथ अक्सर एक लंबी सफेद दाढ़ी और करीने से पगड़ी बांधने वाले शख्स को बैठे देखा जाता था। वो देखने में दुबले पतले जरूर थे, लेकिन उनका चेहरा बौद्धिक था। वो देखने में एक ग्रंथी होने का आभास देते थे, लेकिन वास्तव में वो एक सिपाही थे, मेजर जनरल शाबेग सिंह, जिन्होंने भारतीय सैनिकों के खिलाफ स्वर्ण मंदिर में व्यू रचना की थी। जब 5 जून 1984 को भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर में घुसी थी तो उन्होंने ही अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ उसका सामना किया था। शाबेग सिंह पढ़ने लिखने के शौकीन थे और 7 भाषाएं पंजाबी, फारसी, उर्दू, बांग्ला, गोरखली, हिंदी और अंग्रेजी रवानगी से बोल लेते थे। वो 5 फीट 8 इंच लंबे थे, बहुत अच्छे एथलीट थे। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने 100 मीटर दौड़ में भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी की थी। इसके अलावा वो बहुत अच्छे घुड़सवार और तैराक भी थे, लेकिन वो हमेशा से ही सेना में भर्ती होना चाहते थे। अपने सैनिक करियर में उन्होंने भारत की तरफ से हर लड़ाई लड़ी थी, चाहे वो दूसरा विश्व युद्ध हो, 1947-48 में पाकिस्तान का हमला हो, या फिर 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। शाबेग सिंह के छोटे बेटे प्रभपाल सिंह, जो इस समय भिवाड़ी में रहते हैं, बताते हैं। किंग्स कमीशन हुआ था 1942, तो इनकी पोस्टिंग हुई थी उस टाइम बर्मा में था, प्लेस कॉल्ड मचीना। सिंगापुर को लिबरेट किया, मलेशिया ने लिबरेट करवाया ब्रिटिश फोर्सेस के साथ। तो इंडिपेंडेंस के बाद फिर 48 की लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, वो जम्मू कश्मीर में वो लड़े। ब्रिगेडियर उस्मान थे, उनके अंडर ये उनके स्टाफ ऑफिसर थे। मैटर फैक्ट जब उनके साथ हादसा हुआ, मेरे फादर उनसे उस्मान साहब से कोई 15-20 गज दूर थे सिर्फ। 62 वॉर उन्होंने लड़ी, तेजपुर में थे। जितने प्रिजनर्स हैं उनको खुद लेने गए, रिसीव किया। वुंडेड थे, उनको खच्चरों पर लोड करके लेके आए। जब इंडियन रेड क्रॉस वालों ने मना किया कि बहुत ज़्यादा बॉडीज़ हैं, तो मेरे फादर फिर एज अ लेबरर बॉडियाँ खुद उठा के लेके नीफा से नीचे तेजपुर तक मिलिट्री हॉस्पिटल तक लेके आए। 65 में ही वॉज इन पुंछ, देन ही वॉज द ओनली ऑफिसर जिनकी डायरेक्ट प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल से ब्रिगेडियर पे हुई है। एंड 69 में उनके चले गए थे नागालैंड, डिप्टी GOC 8 माउंटेन डेव। वहाँ से फिर उनको बांग्लादेश का प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो फिर इनको बुलाया गया था। 1971 में जब बांग्लादेश का संघर्ष शुरू हुआ तो भारतीय सेना के प्रमुख सैम मानेकशॉ ने उन्हें दिल्ली तलब किया, जहां उन्हें मुक्ति वाहिनी को खड़ा करने और प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये एक गुप्त मिशन था, क्योंकि भारत दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण दे रहा है। पूर्वी कमान के प्रमुख जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का मानना था कि मुक्ति वाहिनी के प्रशिक्षण में शाबेग सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी। उस जमाने में वो परंपरावादी सिख नहीं हुआ करते थे। जब काम का तकाजा हुआ तो उन्होंने अपने बाल तक कटा दिए थे। शाबेग सिंह के बेटे प्रभपाल सिंह बताते हैं, हमें कुछ नहीं था पता। हम लोग तो डैडी को चिट्ठी लिखते थे, ब्रिगेडियर शाबेग सिंह कह रहे हो 99 APO। अमूमन उनकी चिट्ठियों के ऊपर ब्लैंक काली लाइनें लगी हुई थी, कोई एड्रेस नहीं था होता। तो फिर मुश्किल से हमने फ़ोन करके बुकरे बोला, डैडी अपना एड्रेस तो बता दो। तो उन्होंने बताया, मेरा एड्रेस है मिस्टर बेग, केयर ऑफ हबीब टेलरिंग हाउस, अगरतला। काफ़ी देर जब ये उनकी चीज ना आए तो मेरे ब्रदर उस टाइम EME था, कर्नल भूपिंदर सिंह। मेरे मदर ने बोला, ऐसे कर भूपिंदर तू छुट्टी ले, जाके पता लगा तेरे फादर है कहाँ, चिट्ठियों को जवाब ही नहीं देते हैं। तो फिर भूपिंदर क्या वहाँ पे पता लगाया, कहता डोंट वरी, आई एम फाइन, आई एम रनिंग अंडरग्राउंड ऑपरेशन, I am no more Brigadier Shabeg, my name is Beg. ब्रिगेडियर शाबेग सिंह को डेल्टा सेक्टर में मध्य और पूर्वी बांग्लादेश के इलाके में मुक्ति वाहिनी के प्रशिक्षण का इंचार्ज बनाया गया था। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को छोड़कर आए कई लोगों जैसे मेजर जियाउर रहमान और मोहम्मद मुश्ताक को ट्रेन किया था, जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष बने। उन्होंने हथियार सीखे, उन्होंने वेपनरी के बारे में सीखा, टैक्टिक सीखी, रूडिमेंट्री ट्रेनिंग लेके उन्होंने टनल्स उड़ानी शुरू की। चिटागोंग हार्बर में एक टाइम में उन्होंने 5 शिप्स उड़ाई हैं साहब मुक्ति वाहिनी ने। ऑफिसर्स को असैसिनेट करना, स्नाइपर राइफल इस्तेमाल करना, ब्रिजेस कल्वेट ब्लो अप कर देना, आर्मी कॉन्वॉयज ब्लो अप कर देना,
राशन नहीं पहुंचने देना, इस तरह करके उन्होंने इतना डिमोरलाइज कर दिया था पाकिस्तान ईस्ट फोर्स को कि जब इंडियन आर्मी ने अटैक किया, इट वाज ऑलरेडी वेरी सॉफ्ट ग्राउंड लेड आउट फॉर देम टू कम एंड रीच ढाका। बांग्लादेश युद्ध में उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने ब्रिगेडियर शाबेग सिंह को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। इससे पहले उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका था। प्रभपाल सिंह को अब तक याद है जब वो पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने अपने पिता के साथ राष्ट्रपति भवन गए थे। मेडल पिन करते हैं उसको, मेरे पार्टी गिवन बाय प्रेसिडेंट, दैट टाइम टू मिस्टर वी गिरी, सो एवरीवन गेट्स अपॉर्चुनिटी कि वहाँ बैठ के उसके साथ फोटो खींचे, बात करें। वो तो सडनली हम लोग खड़े थे, तो वहाँ पे सडनली आवाज़ आई एक कोने से, अशोका हॉल में काफ़ी बड़ा है, तो सैम मानेकशॉ कहता, ओए शबीक, डिप्लोमैट्स, मिनिस्टर सब साइलेंट हो गए कि यार ये मानेकशॉ अब क्या करने वाला है। ओए तेरी सिंगनी कितने है? सो माय फादर वाज सो मीकली, ही सेड सर प्लीज आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, मेरी वाइफ उधर है सर। तो ही केम, वो मेट माय मदर, मेट मी, आई शुक हैंड विद हिम। इसके बाद उनकी उत्तर प्रदेश में बरेली में तैनाती हो गई थी। बरेली का इलाका काफी बड़ा है और चीन की सीमा तक जाता है। उसके अंदर 2-3 ट्रेनिंग सेंटर आते थे। वहां एक ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता का पता चला। जनरल शाबेग सिंह ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की, जो सेना के आला अधिकारियों को पसंद नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि जनरल शाबेग सिंह के रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले उन्हें बिना किसी मुकदमे या कोर्ट मार्शल के नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उनकी पेंशन भी रोक दी गई। उन पर भ्रष्टाचार के और आरोप भी लगाए गए। कुमाऊं सेंट्रल कमांडेंट जो से थे, उन्होंने कोई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की थी, ये ऑडिट में जाहिर हो गए थे। जब वो ऑडिट तक पहुंचे, मेरे फादर के पास पहुंचे, तो उन्होंने रिंग किया आर्मी चीफ को कि भाई देखो कुछ करो, यू टू पे बैक। कहता है मैं तो कुछ नहीं करूंगा। तो उन्होंने बोला यू कवर अप व्हाटएवर दिस, तो वो कवर अप नहीं किया उन्होंने फिर अपनी रंजिश निकाली कि विदाउट ट्रायल, विदाउट कोर्ट इंक्वायरी, विद समरी डिस्पोजल पे ही उन्होंने एक दिन पहले इनको डिसमिस कर दिया और फिर फर्जी केसेस शुरू कर दिए सीबीआई के हैंड ओवर कि भाई करप्शन के चार्जेस लगा दो इनके ऊपर। जब फॉल्स केसेस लगाए उन्होंने कि आपने घर कैसे बना लिया, आपने ये कार कैसे खरीद ली, ऐसे फॉल्स चार्जेस वगैरह उन्होंने लगाए उनके ऊपर। जी ऑपरेशन ब्लू स्टार पर एक किताब अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल लिखने वाले सतीश जेकब एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। शाबेग सिंह क्योंकि आर्मी के अफसर रहे थे, जनरल थे और डिसिप्लिन वाले आदमी थे, तो उनको शायद इस बात का आभास नहीं था कि मेरी और भिंडरावाले साहब की जो रिलेशनशिप है वो काफी पुरानी थी। हम दोनों एक दूसरे से दोस्त की तरह मिलते थे। भिंडरावाले जो थे वो जैसे और जगह होता है, हिंदुस्तानियों में होता है, वो तो गाँव तकिया लगा होता है पीछे और सब जमीन पे बैठते हैं, तो हम भी जमीन पे उनके बराबर में बैठे हुए थे। तो ऐसे ही मैंने पैर जो फैलाया तो वो लग गया। तो जनरल शाबेग सिंह ने मुझे हल्के से पंजाबी में कहा कि वो अपना पैर का ध्यान रख, ये गुस्ताखी है, ऐसा मत कर, उनके नहीं लगना चाहिए वरना ये नाराज हो जाएंगे। तो मैंने अपना पैर हटा लिया था। भिंडर वाले ने मुझसे पूछा कि जनरल साहब तेरे से क्या कह रहा था, पंजाबी में पूछा उन्होंने। वो मुझसे पंजाबी में ही बात करते थे। की कह रहा थे जनरल, तेनू की कह रहा थे? मैंने कहा नहीं जी कोई खास बात नहीं थी। नहीं मैंने बता। मैंने कहा वो मुझे कह रहे थे कि तू ख्याल रख, तो बदतमीजी कर रहा है, तो तेरा पैर वहाँ छू गया, अपने पैर को अच्छी तरह संभाल के रख। तो वो बड़े हंसे, कहते ठीक है यार। भिंडरावाले ने शाबेग सिंह को स्वर्ण मंदिर के रक्षण की जिम्मेदारी सौंपी। 3 महीनों से अधिक समय तक वहां रहकर उन्होंने वो सब कुछ किया जिससे भारतीय सैनिकों का स्वर्ण मंदिर में घुसना मुश्किल से मुश्किल बना दिया जाए। प्रभपाल सिंह कहते हैं, तो लोग कह रहे थे वहाँ पे, उन्होंने मैंने सुना कि भाई ये तो जनरल शाबेग तो होशीमिन था गुरिल्ला टैक्टिक्स का। बड़ा सिंपल था, उन्होंने तय खाना खोदा, नीचे जगह बनाई, ऊपर पिस्टल निकाल के जमीन पे रख दो, फायर करते रहो, सब गोलियां पैरों में ही लगेंगी। एम करना ही नहीं है, आप टारगेट हो ही नहीं, आपको कोई गोली मार ही नहीं सकता। जितने आर्मी की कैजुअलिटीज हुई हैं वो सब फुट इंजरी और उससे हुई है, रिकोशेट होकर गोलियां लगी है जो सी, जबकि उनको पता नहीं था कि हम लोग को गोलियां कहाँ से आ रही हैं। अब साहब मार्बल है वहाँ पे लगा हुआ वाइट, आप ब्लैक यूनिफॉर्म में कमांडोज को भेज रहे हो तो वो तो दे स्टैंड आउट ऐसे सोर थंब। बाद में भारत के सेनाध्यक्ष बने जनरल वी के सिंह ने अपनी आत्मकथा
करेज एंड कन्विक्शन में लिखा। मेजर जनरल शाबेग सिंह की देखरेख में स्वर्ण मंदिर के रक्षण की योजना तैयार की गई। सभी हथियारों को जमीन से कुछ इंच की ऊंचाई पर रखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि न सिर्फ आक्रामक बलों के पैर उखड़ गए, बल्कि उनके रेंग कर आगे बढ़ने का विकल्प भी समाप्त हो गया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो गोली उनके सिर में लगती। हमले से पहले जनरल बरार ने असैनिक कपड़ों में स्वर्ण मंदिर के अंदर जाकर हालात का जायजा लिया। दूरबीन से सारा नजारा देख रहे शाबेग सिंह ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, लेकिन उन्होंने अपने लड़ाकों से कहा कि जनरल बरार से न उलझा जाए। बाद में वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने इंडियन एक्सप्रेस के 4 जून 2014 के अंक में द ऑडेसिटी ऑफ इनकॉम्पिटेंस शीर्षक से लिखे लेख में लिखा, भारतीय जनरलों ने इस बात की अनदेखी कर दी कि उनका मुकाबला अनाड़ियों से नहीं बल्कि ऐसे लोगों से है जिनका नेतृत्व उन जैसा ही शख्स कर रहा है, और वो शख्स अगर उनसे बेहतर नहीं तो उनके बराबर जरूर है। वो उन सब के साथ काम कर चुका है और उसने बांग्लादेश की लड़ाई के समय मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं को ट्रेंड कर नाम कमाया है। शेखर गुप्ता आगे लिखते हैं, स्वर्ण मंदिर के रक्षण में किसी बहुत बड़ी रणनीति या पुराने जमाने की छापामार लड़ाई का सहारा नहीं लिया गया था, बल्कि वो किसी भवन का बटालियन स्तर के सैनिकों द्वारा किया गया सुनियोजित रक्षण था। उन्होंने एक फुटबॉल के मैदान के आधे के बराबर क्षेत्र को पूरी तरह कवर किया हुआ था, जहां से भारतीय सैनिकों को अपने आप को खुले में दिखाते हुए आगे बढ़ना था। ये उनकी नजर में पहले से तय किया गया किलिंग ग्राउंड था, जिसे सेना की भाषा में FIBUA यानी फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज कहा जाता है। शाबेग को यह गलतफहमी नहीं थी कि उनकी जीत होगी। वो जितना संभव हो भारतीय सैनिकों को हताहत करना चाहते थे, ताकि वो अपरिहार्य को कुछ देर तक टाल सकें, ताकि सुबह होने तक वहां इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाए कि सैनिक कार्रवाई रोक देनी पड़े। अगर भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर में टैंक नहीं भेजे होते तो वो अपने उद्देश्य में बहुत हद तक सफल रहते। जनरल बुलबुल बरार अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में लिखते हैं, हमें जनरल शाबेग सिंह का शव तहखाने में मिला। मरने के बाद भी उन्होंने अपने हाथ में कार्बाइन पकड़ी हुई थी। उनका वॉकी टॉकी उनके शव के पास जमीन पर पड़ा हुआ था। लेकिन जनरल शाबेग सिंह के बेटे प्रभपाल सिंह शाबेग सिंह की मौत का दूसरा ही विवरण देते हैं। गोल्डन टेम्पल में अकाल तख्त के सामने 2 निशान साहब हैं, मीरी और पीरी का निशान साहब उसको कहते हैं, दैट सिग्निफाइज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो वहाँ पे उनकी डेथ वहाँ पे हुई। ही गॉट बर्स्ट ऑफ मशीन गन ऑफ 7 बुलेट्स। 6 जून को तो डेथ डिक्लेयर की ना सर उन्होंने। ही डाइड 1 डे बिफोर दैट। संत भिंडरावाला ने उनकी अरदास की, वहाँ पे बॉडी को बिछा के उन्हें साफ किया, सब कुछ उनके जख्म जो थे साफ किए, कपड़े में लपेट के साइड पे कर दिया, तहखाने में नीचे ले गए। जब उन्होंने आर्मी ने आर्टिलरी फायर किया अकाल तख्त को, जब वो तहस नहस हुआ, नीचे डबरी गिरी, फिर वो उसके नीचे सब दब गए थे। वो जब शाबेग सिंह के परिवारजनों को उनकी मौत के बारे में पता चला तो उनकी बहू ने सेना अध्यक्ष जनरल वैद्य को फोन कर पूछा कि हमें पता चला है कि हमारे ससुर की ऑपरेशन ब्लू स्टार में मौत हो गई है, क्या आप हमें उनके बारे में बता सकते हैं? प्रभपाल सिंह कहते हैं, कहता नहीं जी, मुझे कुछ नहीं पता, कोई ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं है, कोई कुछ नहीं, आर्मी ने कोई एक्शन नहीं किया है। मैं फिर गया, पहले मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ पे आई वेंट टू मीट उस टाइम तक गवर्नर मिस्टर BD पांडे। उनको मैंने रिंग किया, आए फ़ोन पे बात की, मैंने जी मैं जनरल शाबेग का लड़का कैप्टन PP सिंह बोल रहा हूँ। BBC के अनुसार ये टेलीप्रिंटर की रिपोर्ट है मेरे पास, इसके अनुसार मैं जाके अपने फादर की लास्ट राइट करना चाहता हूँ एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज माई राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरा। कहता मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। मैंने कहा क्यों सर, मेरे को क्यों नहीं दे सकते आप? कहता अगर तुमको इजाज़त दी तो मेरे को हज़ारों की इजाज़त देनी पड़ेगी। तो आज सर योर एक्सलेंसी, आप मानते हो आपके हज़ारों लोग मारे हैं? उन्होंने फ़ोन नीचे रख दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे से बात ही नहीं की। 3 दिन मैं उनके गेट के बाहर खड़ा रहा सर, 3 बार गया हूँ, सवेरे शाम, कि कहीं ना कहीं तो वो गवर्नर साहब मेरे को मिलेंगे, मेरी फरियाद सुनेंगे कि मेरे को परमिशन दे दो। लास्ट राइट उन्हें किए, कब किए, कैसे किए, वो मुझे कुछ उसका पता नहीं है। उनकी कोई बिलोंगिंग्स नहीं दी, उनकी एशेज नहीं दी, उनका कोई कुछ नहीं दिया था। जुलाई 1984 में सरकार द्वारा जारी किए गए श्वेत पत्र में कहा गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना के 83 जवानों की मौत हुई, जिसमें 4 अफसर थे। इसके अलावा 273 सैनिक और 12 अफसर घायल हुए। रेहान फजल,
BBC दिल्ली। और अगले सप्ताह से शनिवार को आएगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम विवेचना और रविवार को होगा दुनिया जहान। कल अंतिम बार प्रसारण होगा BBC इंडिया बोल का, तो कल जुड़ना मत भूलिएगा। आज के दिन भर में इतना ही। सोमवार से दिन भर नए अंदाज में लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को इजाज़त दीजिए और आज स्टूडियो का संचालन संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। नमस्कार।